बहुत सारी समस्याओं से जूझना भी पड़ता है। कई बार इस तरह के हमले भी हो जाते हैं और कई बार तो ऐसा हुआ है कि आर्थिक तंगियों से बहुत ज्यादा जूझना ही पड़ता है। अभी पिछले दिनों दिल्ली में रोहिणी सेक्टर 7 में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा था, वहां पर मेरा कैमरा, माइक सब कुछ मतलब तोड़ दिया गया, मेरा फोन छीन लिया गया, बैग छीन लिया, लेकिन हम भी बुद्ध के नहीं आई हैं, संयम रखते हैं। मैंने कहा ठीक है, जो चीज आप मुझे दे रहे हो अगर मैं ले नहीं रही तो स्वाभाविक सी बात है वो मेरी नहीं है, आप बाकी जो आपके पास आप वही तो देंगे ना, जो मेरे पास है मैं वो दूंगी। तो उनका कहना है, और मैं तो यहाँ तक कह देती हूँ कि भैया जो गाली आप मुझे दे रहे हो सबसे पहले वो गाली आप अपने घर की बहन बेटियों को दे रहे हो, क्योंकि ये गाली पर्टिकुलर मुझे नहीं, आप एक महिला जाति को दे रहे हो और महिला के रूप में आपके घर में बहन बेटियां घूंघट करके बैठी। वहां पर एक मंत्री भी थे, तो जब मैंने करवा चौथ को लेकर वहां पर स्टेटमेंट रखी, महिलाओं की गुलामी की बात करी, उनको आजाद कराने की बात करी, तो कुछ दिन बाद वही मंत्री जी जो बातें मैंने बोली वो विधानसभा में रख रहे थे। जब उन्होंने विधानसभा में वो बात रखी तो वहां पर विपक्षी पार्टियों ने, मेरा जन्मदिन था, मेरे को जानकर आश्चर्य हुआ, बहुत बड़ा सरप्राइज मिला कि उस गांव की कम से कम 300-400 महिलाओं ने मतलब वीडियो कॉल की वहां से, और वीडियो कॉल करके मेरे जन्मदिन का केक भी काटा और उन्होंने कहा नीलम जी आपके जन्मदिन पे हम संकल्प लेते हैं कि आज के बाद हम घूंघट नहीं करेंगे, और पुरुषों ने भी संकल्प लिया कि आज के बाद में हम अपने घर की महिलाओं से घूंघट नहीं करें। तो बदलाव आ रहा है, लोगों ने सिर्फ संगठनों को अपने निजी स्वार्थों के लिए यूज करना शुरू कर दिया। कहीं चुनाव होते हैं तो 10-20 लोग जाके अपना महत्व दिखाने लग जाते हैं कि देखिए आप हमें टिकट दीजिए, हमारे पास इतने लोग हैं, जबकि मैं ईमानदारी से कहूँ उनके पास में 10 लोग भी नहीं होते, यहाँ तक कि उनके घर वाले भी खुद उनको वोट नहीं है। उसकी वीडियो आप लोगों ने वायरल होती देखी होगी, उन्होंने जिस तरह से कहा कि मैं बुद्ध की धरती से आई हूँ, नमो बुद्धाय कह रही। ये देखिए हमारे लोगों को समझना चाहिए, जब इतने बड़े बड़े लोग, भारत का प्रधानमंत्री विदेशों में जाके कह रहा तो वो ऐसे ही नहीं कह रहा, हवा हवाई नहीं कह रहा, वहां वो ये नहीं कहता कि मैं कृष्ण की धरती से आया हूँ या राम की धरती से आया हूँ या हनुमान की धरती से आया, क्योंकि उनको भी पता है कि बाहर अगर इनको सम्मान मिलेगा तो वो सिर्फ बुद्ध के कारण मिलेगा, और भारत के लोगों को तो खासकर समझ जाना चाहिए सरकार रही, लेकिन उसके बावजूद क्या अत्याचार शोषण रुके। और उसके बाद भी हमने देखा कि तमाम जो SC ST से जो भी विधायक या सांसद आते हैं, अभी अगर मैं वर्तमान में बात करूं तो 131 सांसद पार्लियामेंट में आपके बैठे हैं, तो क्या उन्हें आप शिक्षित कह सकते हैं, क्या आप उन्हें जागरूक कह सकते हैं, क्या आप उनको उस संस्कृति कह सकते हैं जिस संस्कृति के परम पूज्य बाबा साहब ने बात की। नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं, आप देख भी रहे होंगे किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है। आप इनके YouTube चैनलों पर भी आप इनको देखते होंगे कि अक्सर आपको गाइडेंस करने की, आपको ऐसी विचारधारा को तरफ ले जाने की बात करती है, ऐसी विचारधारा से आपको रूबरू करवाती है जो आपको पता तो है लेकिन आप उसको अमली जामा में पहना नहीं पाते। आपके घर की महिलाएं अगर इनकी बात सुनकर अगर मोटिवेट होती हैं तो आप समझ लीजिए नीलम बौद्ध जी हमारे साथ में, और हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आप जब भी किसी भी कार्यक्रम में जाते हैं, शिरकत करते हैं, आप अपनी बात सुन के घर पे आ जाते हैं, कितना समझा पाते हैं अपने परिवार को और क्या समझ पाती हैं आपके घर की महिलाएं, और नीलम बौद्ध जी अगर आपकी महिलाओं को समझाती है तो किस प्रकार कहती है और किस प्रकार समझती है, आज ये बात करते हैं। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। नीलम जी, आज आप यहाँ पे बदरपुर क्षेत्र में आई, इतनी दूर का सफर तय करके ताजपुर पहाड़ी के धम्मदर्शी बुद्ध विहार के प्रांगण में आपने इतनी महिलाओं को मोटिवेट करने की कोशिश की, तो क्या लग रहा है कि यहाँ की महिलाओं के आपने रुख को कैसे पहचाना, क्या देखा आपने कि अभी क्या हिंदू रीति रिवाजों के हिसाब से काम कर रही है या कुछ बौद्ध धर्म के रीति रिवाजों से? देखिए, मैं यहाँ की नहीं बल्कि अगर मैं पूरे देश की बात करूँ, आज पूरे देश का जो सिनेरियो बना हुआ है, चाहे मैं बहुजन समाज की महिलाओं की बात करूँ या अन्य महिलाओं की बात करूँ, भारत तो 1947 में आजाद हुआ, लेकिन विडंबना कि 1947 के बाद आज भी महिलाओं की स्थिति नहीं बल्कि पुरुषों की स्थिति भी जैसी थी वैसी की बनी है। शारीरिक रूप से तो आजाद हो गए, लेकिन जो मानसिक गुलामी है आज भी कहीं ना कहीं उस गुलामी से बहुजन समाज के लोग और इस देश की तमाम महिलाएं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र, भाषा, धर्म से आती है, वो आज भी कहीं ना कहीं उस चीज से अपने आप को जूझ रही है। और जूझने का जो कारण है वो क्या है, क्योंकि बेसिक जो धर्म ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ कहीं ना कहीं आज भी महिलाओं को गुलाम बनाए रखे हुए, और उसका कारण ये कि पैदा होते ही महिलाओं को जिस तरह से धर्म ग्रंथ थमा दिए जाते हैं, सुबह शाम घर में जो कर्म कांड होते हैं, पूजा पाठ होते हैं, वो कभी भी सवाल करना नहीं सिखाते, बल्कि वो परंपराओं के आधार पर या हमारे बड़े बुजुर्ग करते हैं इस तरह की चीजें उनको बताते हुए कहीं ना कहीं आगे उसी दिशा में ले जाने का काम करते हैं, जिससे कि हम देख रहे हैं कि आज भी महिलाओं की स्थिति तस की जस बनी हुई है। ये बहुत भारी एक प्रश्न भी है और सोचने वाली बात भी है कि हम बड़ी बड़ी बातें तो कर लेते हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, महिलाओं को समानतावादी दृष्टिकोण के तहत देखने की बात करते हैं और महिलाओं को पुरुषों के बराबर देखने की बात करते हैं, लेकिन खाली देखने से या इस तरह से बातें करने से काम चलने वाला नहीं है। जब तक हम धरातल पर जाकर महिलाओं को सही दिशा में एजुकेट करने के साथ साथ में उन्हें जागरूक नहीं करेंगे, तब तक मैं कहती हूँ किसी भी तरह की क्रांति संभव नहीं है। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि मैं किसी भी समाज
की उन्नति इस बात से आंकता हूँ कि उस समाज की महिलाएं कितनी पढ़ी लिखी, शिक्षित और जागरूक है। क्योंकि जागरूक जो शब्द है बाबा साहब ने इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि आज हम देखते हैं, क्योंकि बाबा साहब ने इस कड़ी में एक बात और कही, मैं उसको भी दर्शकों को बताना चाहूंगी। पढ़ा लिखा व्यक्ति उस व्यक्ति को मानता हो जो अपने दुश्मन की पहचान रखता है। लेकिन आज हम देखते हैं, चाहे राजनीतिक तौर पर या सामाजिक तौर पर, धार्मिक तौर पर, आज हमारे लोग बाबा साहब का नाम तो ले रहे हैं, बाबा साहब का झंडा तो उठा रहे हैं, जयकार तो कर रहे हैं, लेकिन जो शिक्षा की बात करी परम पूज्य बाबा साहब ने, एकेडमी शिक्षा की तो बात की, लेकिन उसके साथ साथ में जो जागरूकता है एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। क्योंकि कहीं ना कहीं किसी भी व्यक्ति का जो मानसिक विकास होता है वो जागरूकता से होता है। आप शिक्षित हो गए लेकिन जागरूक नहीं है तो आपकी शिक्षा किसी भी काम की नहीं है। इसलिए जरूरी है कि शिक्षित होने के साथ साथ आप जागरूकता की तरफ बढ़े, और जिस दिन आप जागरूकता की तरफ बढ़ेंगे, जो कर्म कांड है, पूजा पाठ है, इनसे बाहर निकलकर आप एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण की तरफ बढ़ेंगे। और जब आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण की तरफ बढ़ेंगे तो आप अपना भी विकास करेंगे और परिवार का विकास करेंगे, और स्वाभाविक सी बात अपने समाज का विकास करेंगे। नीलम जी, आप जो हमारा बहुजन समाज है, आपने इसमें महिलाओं की स्थिति देखी होगी। अभी आपने कुछ दिनों पहले हाथरस की घटना देखी होगी, इसके बाद दिल्ली में भी कई घटना घटी। हमेशा जो है बहुजन समाज पर ही अत्याचार होता है, और जब भी उन पर जोर जुर्म होता है वो अपनी आवाज तक नहीं उठा पाते, और पूरा प्रशासन उस बात को दबाने में लग जाता है। आपने हाथरस की घटना को देखा होगा, रात के 12 बजे, अगर हिंदू रीति रिवाज की भी बात करें तो रात के 12 बजे भी दाह संस्कार नहीं किया जाता। उस लड़की का जो है रात के 12 बजे दाह, ये सारी जो घटनाएं जो चल रही है, ये आप क्या केवल राजनीतिक दृष्टिकोण है या इसका और भी कोई प्रभाव है, क्या देखिए, इस तरह की घटनाएं जो हो रही है, पहली बात तो ये है कि ये सारी घटनाएं कहां से उत्पन्न हो रही है, ये मन से उत्पन्न हो रही है। क्योंकि इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने वाला कौन है? ये कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, ये मन है। और मन क्या है? मन एक पर्टिकुलर, जो आज हम देख रहे हैं कि दो संस्कृतियों का युद्ध इस देश में छिड़ा हुआ है, आज से नहीं बल्कि पहले से छिड़ा हुआ है। और जो दूसरी संस्कृतियां जो लगातार कहीं ना कहीं एक अच्छी और सच्ची संस्कृति को दबाने का काम कर रही है, और जो हम बात करते हैं जितने भी अत्याचार शोषण है, क्योंकि बहुत सारे लोग तमाम तरह की बातें करते हैं, ये भी कहते हैं कि जिस दिन हम सत्ता पर काबिज हो जाएंगे उस दिन बहुजन समाज के ऊपर जो अत्याचार शोषण हो रहे हैं वो बंद हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। आपने देखा उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार रही, लेकिन उसके बावजूद क्या अत्याचार शोषण रुके? और उसके बाद भी हमने देखा कि तमाम जो SC ST से जो भी विधायक या सांसद आते हैं, अभी अगर मैं वर्तमान में बात करूं तो 131 सांसद पार्लियामेंट में आपके बैठे हैं, तो क्या उन्हें आप शिक्षित कह सकते हैं? क्या आप उन्हें जागरूक कह सकते हैं? क्या आप उनको उस संस्कृति कह सकते हैं जिस संस्कृति के परम पूज्य बाबा साहब ने बात की है, भगवान बुद्ध ने बात करी? क्योंकि आज जो घटनाएं घट रही है वो पर्टिकुलर जाति के आधार पर घट रही है। और जातियां कहाँ हैं? जाति आपको किसी अन्य धर्म में देखने को नहीं मिलेगी। जाति की अगर मैं बात करूं तो जाति सिर्फ हिंदू धर्म में है, वैसे धर्म नहीं है, ये एक तरह से एक शैली कही गई। आजकल लोग इसको सनातन कहने लगे, लेकिन अगर सनातन भी देखे तो सनातन ये नहीं है। सनातन सिर्फ भगवान बुद्ध का जो धर्म है वही सनातन रहा इस पृथ्वी पे। लेकिन जब धर्म के आधार पर देखते हैं तो वहां पर वर्ण व्यवस्था है, और वर्ण व्यवस्था है तो वर्ण व्यवस्था के अकॉर्डिंग 4 वर्ण में, जिस तरह से मनुवादी लोगों ने, ब्राह्मणवादी लोगों ने, या जिस तरह से जो लालची लोग हैं या अपने आप को ऊपर रखना चाहते हैं, उन्होंने 4 श्रेणियों में लोगों को बांट दिया। और जिस तरह से नीचे जो SC ST OBC है उनको शूद्र श्रेणी में रखा कि मतलब वो तीनों की सेवा करें। तो आज जो अत्याचार शोषण हो रहे हैं और रुक नहीं रहे, इसके पीछे मैं तो मानती हूँ कि सिर्फ पर्टिकुलर धर्म ही एक ऐसी चीज है कि जिसके आधार पर, क्योंकि जिसने लोगों ने हिंदू धर्म को छोड़कर, क्योंकि आप मुसलमानों में चले जाओ, मुसलमानों में कोई इस तरह से धर्म के आधार पर अत्याचार शोषण नहीं होते। सिखों में चले जाओ, वहां पर इस तरह के अत्याचार शोषण नहीं होते। ईसाइयों में चले जाओ, वहां पर भी नहीं होते। पर्टिकुलर हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था क्या हो, क्योंकि 3 ऊपरी जो वर्ण है वहां पर आपको कोई भी इस तरह का अत्याचार शोषण नहीं मिलेगा। लेकिन जो चौथा तबका है, चौथे तबके पे तीनों तबके लगातार अत्याचार शोषण करते हैं। तो हमारे लोगों को जरूरत है कि वो सांस्कृतिक परिवर्तन की तरफ बढ़े। जिस दिन उन्होंने सांस्कृतिक परिवर्तन कर लिया और सांस्कृतिक परिवर्तन के तहत वो एकजुट हो, क्योंकि वो समय भी था जब सम्राट अशोक के शासनकाल में हमने देखा कि पूरा भारत बौद्ध में था। इंडिया से लेकर मतलब आसपास की तमाम जो सीमाएं थी भारत देश से निकलती थी वो भी बौद्ध में रही। और अभी देखा कि जिस तरह से चाहे हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री हो या अन्य कोई भी मंत्री संतरी जो भी विदेश जाते तो बड़े गर्व से कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती भारत से आए। लेकिन विडंबना है और मुझे कहते हुए दुख होता है कि जो बुद्ध में ही बुद्ध की विचारधारा से युद्ध करते नजर आते हैं। और अभी पिछले दिनों जिस तरह से सोशल मीडिया पर जो नीता अंबानी है उसकी वीडियो आप लोगों ने वायरल होती देखी होगी, उन्होंने जिस तरह से कहा कि मैं बुद्ध की धरती से आई हूँ, नमो बुद्धाय कह रही। ये देखिए हमारे लोगों को समझना चाहिए, जब इतने बड़े बड़े लोग, भारत का प्रधानमंत्री विदेशों में जाके कह रहा तो वो ऐसे ही नहीं कह रहा, हवा हवाई नहीं कह रहा। वहां वो ये नहीं कहता कि मैं कृष्ण की धरती से आया हूँ या राम की धरती से आया हूँ या हनुमान की धरती से आया, क्योंकि उनको भी पता है कि बाहर अगर इनको सम्मान मिलेगा तो वो सिर्फ बुद्ध के कारण मिलेगा। और भारत के लोगों को तो खासकर समझ जाना चाहिए, और खासकर बहुजन समाज के लोगों को समझ जाना चाहिए कि जब तक आप धर्म क्रांति नहीं करेंगे, जब तक आप धरती पर घर वापसी नहीं करेंगे, जब तक आप सांस्कृतिक परिवर्तन नहीं करेंगे, इस तरह से घटना होते रहेंगे। चाहे मैं हाथरस की बात करूं या उन्नाव की बात करूं, कठुआ की बात करूं, या जिस तरह से दिल्ली में जो कंछावला कांड हुआ उसकी बात करूं, इस तरह की घटनाएं रुकने वाली नहीं है। जरूरत आज बहुजन समाज के लोगों को सांस्कृतिक परिवर्तन करने की। बाबा साहब ने इसके लिए 1956 में उन्होंने बौद्ध
धर्म इसलिए ग्रहण कर लिया कि ताकि उनके समाज के अन्य लोग भी इस धर्म को ग्रहण करें। लेकिन तब से लेकर 1956 से लेकर आज तक भी कि आपको क्या लगता है कितनी धर्म क्रांति आई है, कितने लोगों ने धर्म परिवर्तन किया है? क्या ये धर्म परिवर्तन की दिशा में लोग हमारे जा क्यों नहीं रहे? और आपने शूद्र समाज की जो बात करी, वो शूद्र समाज में भी कई सारी ऐसी जातियां बना दी है, कोई अपने आप को ऊंचा समझता, कोई नीचा समझता, आपस में एकजुट नहीं हो पा रहे। इन सबको एकजुट करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, आपने दो सवाल पूछे। आपने पहला तो लिया कि बाबा साहब ने सन 1956 में हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म ग्रहण किया, और आज क्या कारण है कि तमाम संगठन बने हुए लेकिन लोग बुद्ध की आइडियोलॉजी की तरफ नहीं जा रहे। तो सबसे पहला कारण है निजी स्वार्थ। आप देखिए, आज तमाम संगठन, यहाँ तक कि अगर मैं रजिस्ट्रेशन की बात करूं तो मोटे मोटे तौर पर जो पेपरों में रजिस्टर्ड है संगठन, कम से कम 60-70 हजार संगठन जो महान पुरुषों के नाम पर रजिस्टर है। हर गली मोहल्ले में आपको संगठन मिल जाएंगे, लेकिन विडंबना यह है कि वो संगठन सिर्फ अपने तक सीमित है। आप कैलकुलेशन कीजिए, अगर मैं यहाँ पर 60,000 संगठन की बात करूं, 60,000 में से अगर आप एक एक अध्यक्ष उठाए तो 60,000 अध्यक्ष हैं इस भारत देश में। अगर वो 60,000 अध्यक्ष एक दिन अगर एक भी व्यक्ति को भगवान बुद्ध की, बाबा साहब की आइडियोलॉजी बताते हैं, इस देश की अच्छी संस्कृति और अच्छी संस्कृति से और सच्ची संस्कृति से रूबरू कराते, तो मैं कहती हूँ बहुत बड़े स्तर पर परिवर्तन आएगा। लेकिन आज लोगों ने सिर्फ संगठनों को अपने निजी स्वार्थों के लिए यूज करना शुरू कर दिया है। कहीं चुनाव होता है तो 10-20 लोग जाके अपना महत्व दिखाने लग जाते हैं कि देखिए आप हमें टिकट दीजिए, हमारे पास इतने लोग हैं। जबकि मैं ईमानदारी से कहूँ, उनके पास में 10 लोग भी नहीं होते, यहाँ तक कि उनके घर वाले भी खुद उनको वोट नहीं देते हैं। तो आज कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा कारण है कि लोगों ने निजी स्वार्थों के कारण इतने गौरवान्वित धर्म को कहीं ना कहीं आज धूमिल करने का काम किया। लेकिन आज देख रहे हैं कि तमाम लोग झंडे उठाकर भी चल रहे हैं, लेकिन जो झंडे आज उठ रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं निजी स्वार्थों के कारण। अभी जिस तरह से हमने देखा, उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े बड़े बौद्ध सम्मेलन हुए, गुजरात में बहुत बड़े सम्मेलन हुए, राजस्थान में हुए। लेकिन मैं पूछना चाहते हैं, इन बौद्ध सम्मेलनों में जो संख्या सम्मिलित होती है वो कौन सी है? क्या कोई नए बौद्ध वहां पर बनते हैं, या जो लोग हिंदू हैं वो हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म की तरफ बढ़ते हैं? आप कैलकुलेट कीजिएगा, वहां पर जितने भी चेहरे दिखाई देंगे, लखनऊ के चेहरे आपको राजस्थान में दिखाई दे जाएंगे, राजस्थान के चेहरे आपको हरियाणा में दिखाई देंगे। मतलब कुल मिलाकर वही चेहरे आपको दिखाई देते हैं, चाहे दिल्ली की बात कर लो या किसी भी राज्य की बात कर लो। सिर्फ वहां पर एक भीड़ प्रदर्शन बन गया, और सिर्फ सीधा सीधा उसका कारण क्या है कि अभी 2024 के चुनाव आने वाले हैं, और उससे पहले भी 4 राज्यों में दिसंबर के महीने में लास्ट में चुनाव होने वाले। तो लोगों को समझना पड़ेगा कि अगर सही रूप से आपको धर्म को स्थापित करना है, भगवान बुद्ध की आइडियोलॉजी को यहाँ पर स्थापित करना है, देश में करुणा मैत्री भाईचारे का संदेश देते हुए सबको एक माला में पिरोना है, तो सबसे पहले अपने निजी स्वार्थों को छोड़ना पड़ेगा, वहां से मैं निकालना पड़ेगा। जब तक हम नहीं होंगे तब तक काम चलने वाला नहीं है। और दूसरी जो बात की आपने कि जिस तरह से जो शूद्र वर्ग है, शूद्र में जिस तरह से जो कैटेगरी है, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अपनी जातियों पर गर्व करते हैं। बिल्कुल सही कहा कि जिस तरह से हमने देखा पिछले दिनों, जिस तरह से गुर्जर आरक्षण को लेकर काफी हंगामा हुआ, जाट आरक्षण को लेकर हुआ, और पिछले दिनों जिस तरह से जाट जब आंदोलन पर बैठे, तो यहाँ पर विडंबना है जब इन लोगों के साथ में कोई भी एट्रोसिटी होती है किसी भी तरह की, चाहे मैं अभी जो पहलवान बेटियां थी रेस की उनके साथ में हुआ, पर्टिकुलर ये लोग तभी निकलते हैं जब इनके ऊपर अत्याचार शोषण होता है, वो तबका निकलता है, वही कास्ट निकलती है। लेकिन यहाँ पर जो बहुजन समाज के जितनी भी ये SC ST OBC में जातियां आती है, इनको संगठित होना चाहिए, इनको पता होना चाहिए कि हम भी उसी श्रेणी में। आप भले अपने आप को जाट कहें, गुज्जर कह के गौरवान्वित करें, यादव कह के गौरवान्वित, लेकिन ऐसा नहीं है। आज कुछ गुज्जर लोग भी निकल कर आ रहे हैं, यादव लोग भी समझदार है निकल रहे, कुछ जाट लोग भी जो कि खुले तौर पर इन चीजों का बहिष्कार कर रहे हैं, और वो जान रहे हैं कि जो ये जातियां हैं किसी और ने नहीं बल्कि इन पंडित पुजारी ने बनाई और अपने स्वार्थों के लिए बनाई है। नीलम जी, आज आप यहाँ पे आई हैं और आपने जो कैडर दिया, लोगों को समझाने की बात करी, लोगों को समझा, क्या लगा जो महिलाएं यहाँ पे आई, उनकी आप वेशभूषा से, बातचीत से कितना लगा, कितना आपकी बात समझ पाई हैं? और आगे अगर आपको और भी बुलाया जाए तो आपको क्या लगता है 2-4 बार में इन महिलाओं में कुछ परिवर्तन आएगा? देखिए, आपने महिलाओं के परिवर्तन की बात करी। मैं अगर महिलाओं का सबसे बड़ा उदाहरण दूं, मैं एक राजस्थान, एक हरियाणा, क्योंकि ये 2 राज्य ऐसे जो कहीं ना कहीं महिलाओं को, मैं कहती हूँ कि घर की 4 दीवारी में रखते हैं और घूंघट में रखते हैं। और राजस्थान का तो आपको अच्छे से पता है, वहां पर घूंघट बैन भी है सरकार की तरफ से, लेकिन उसके बावजूद भी महिलाएं घूंघट। राजस्थान में मैंने बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं, राजस्थान में भी, इधर हरियाणा में भी काफी कार्यक्रम, तो मैंने देखा है कि महिलाओं में बदलाव की एक बहुत बड़ी लहर आ रही है। मैंने देखा है अभी पिछले दिनों में 14 अप्रैल को हरियाणा में गई थी। हरियाणा में जब मैंने मन से बोलना शुरू किया, तमाम वहां पर हजारों की भीड़ थी, महिलाएं घूंघट करके बैठी। जब मैंने महिलाओं के ऊपर सवाल खड़े किए तो महिलाओं में कहीं ना कहीं एक चेतना का संचार हुआ। महिलाओं ने खुद उठ के सवाल किया कि बेटा हम तो घूंघट उखाड़ने के लिए तैयार है, लेकिन कल को ये पुरुष ही हमारे ऊपर उंगली उठाते हैं। तो मैंने वहां पर संकल्प लिया उन पुरुषों से कि भाई देखिए, जो महिलाएं कह रही है सही बात है, अगर ये है तो आप बाबा साहब की जय जयकार करना बंद कीजिए, बाबा साहब के नाम पे जो तमाम कार्यक्रम कराते हैं उनको करना बंद कीजिए, क्योंकि बाबा साहब ने कभी भी असमानता की बात नहीं करी। बाबा
साहब ने हमेशा समानता की बात करी, चाहे वो महिला है, पुरुष है, कोई भी है, मतलब पहली दृष्टि में उनके लिए समानता है कि आप समानता का व्यवहार करो और इक्वल व्यवहार करके आप मनुष्य को सही रूप से स्थापित कर सकते हो। तो जब मैंने देखा वहां पर बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ और 14 अप्रैल को मैं गई थी, 20 अप्रैल को मेरा जन्मदिन था, मेरे को जानकर आश्चर्य हुआ, बहुत बड़ा सरप्राइज मिला कि उस गांव की कम से कम 300-400 महिलाओं ने मतलब वीडियो कॉल की वहां से, और वीडियो कॉल करके मेरे जन्मदिन का केक भी काटा और उन्हें कहा, नीलम जी आपके जन्मदिन पे हम संकल्प लेते हैं कि आज के बाद हम घूंघट नहीं करेंगे, और पुरुषों ने भी संकल्प लिया कि आज के बाद में हम अपने घर की महिलाओं से घूंघट नहीं करें। तो बदलाव आ रहा है, ऐसा नहीं है। और सेम मैं राजस्थान की बात करूं, राजस्थान में तमाम मेरे हर कोने में, चाहे मैं मकरानी की बात करूं, ये क्या नाम है, रणसीसर हो या वो कोटा हो, बूंदी हो, मतलब तमाम राजस्थान में कार्यक्रम लगे, वहां पर भी मैंने देखा कि महिलाओं की बहुत बढ़ चढ़कर भूमिका है। महिलाएं मंचों पे आना शुरू हो गई, महिलाओं ने इस मूवमेंट की बातें करना शुरू कर दिया। और यहाँ तक कि मैं एक घटनाक्रम बताऊंगी आपको। एक बार मैं राजस्थान के डूंगरगढ़ से आगे एक गांव है, बापे गांव, उस गांव में थी, वहां पर हजारों की संख्या थी, बहुत महिलाएं थी घूंघट करके बैठी, वहां पर एक मंत्री भी थे। तो जब मैंने करवा चौथ को लेकर वहां पर स्टेटमेंट रखी, महिलाओं की गुलामी की बात करी, उनको आजाद कराने की बात करी, तो कुछ दिन बाद वही मंत्री जी जो बातें मैंने बोली वो विधानसभा में रख रहे थे। और जब उन्होंने विधानसभा में वो बात रखी तो वहां पर विपक्षी पार्टियों ने उनको ट्रोल किया, धर्म के मतलब आलोचना करने पर धर्म। तो ऐसा नहीं है कि बदलाव नहीं आ रहा, बदलाव आज बहुत बड़े स्तर पर आ रहा है और ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरा मानना है कि जब महिलाओं के बीच में जाके बात रखते हैं तो उसका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है। और जिस तरह से मैंने यहाँ पर देखा, महिलाएं जब हम आए तो हलचल काफी हो रही थी, बातचीत कर रही थी, लेकिन जब मैंने बोलना शुरू किया और जब महिलाओं के हक अधिकारों के बारे में बोलना शुरू किया, जब बाबा साहब का एहसास कराया कि बाबा साहब ने किस तरह से आपको गुलामी से बाहर निकाला, किस तरह से पाखंडवाद से बाहर निकाला, किस तरह से आपको एक साइंटिफिक धर्म दिया और किस तरह से बाबा साहब ने अपने 4 बच्चे कुर्बान कर आपको एक स्वतंत्र जीवन दिया, तो कहीं ना कहीं उन महिलाओं को एहसास हो रहा था कि हाँ, आज जो हम जीवन जी रहे हैं उस जीवन के पीछे किसी के 4 बच्चों की कुर्बानी है। तो महिला अच्छे से समझ रही है और आज संकल्प लिया है, कुछ महिलाओं ने, कुछ पुरुषों ने भी लिया है कि वो अपने घर की 4 दीवारी में से महिलाओं को निकालेंगे और घूंघट जैसी रूढ़िवादी प्रस्ताव से उनका क्या कराएंगे। एक अंतिम सवाल है, जब आप इस तरीके की बातें करती हैं, लोगों को जागरूक करने की बात करती हैं, तो मूलवादी लोगों की तरफ से कभी कोई धमकी, कोई ऐसे कॉल या कभी कोई ऐसी बात कि आप ऐसी बातें न बोला करें मंच के माध्यम से, इससे ये होता है, ऐसा कुछ? जी, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा बहुत कुछ हुआ है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, मेरे दर्शक भी जानते होंगे, मेरे ऊपर कई FIR हैं और इन्हीं चीजों को मेरे ऊपर FIR ही नहीं, मतलब कई लोग तो इतने, मैं कहूंगी अभद्र होते हैं। मैं कहती हूँ अपनी संस्कृति का परिचय दे देते हैं कि कौन सी संस्कृति से आता है, कौन से धर्म से आता, मतलब वो इतनी माँ बहन तक की गालियां, मतलब इतनी अभद्र गालियों पर उतर आते हैं। लेकिन हम भी बुद्ध के नहीं आई है, संयम रखते हैं। मैंने कहा ठीक है, जो चीज आप मुझे दे रहे हो अगर मैं ले नहीं रही तो स्वाभाविक सी बात है वो मेरी नहीं है, आप बाकी जो आपके पास आप वही तो देंगे ना, जो मेरे पास है मैं वो दूंगी। तो उनका कहना है, और मैं तो यहाँ तक कह देती हूँ कि भैया जो गाली आप मुझे दे रहे हो, सबसे पहले वो गाली आप अपने घर की बहन बेटियों को दे रहे हो, क्योंकि ये गाली पर्टिकुलर मुझे नहीं, आप एक महिला जाति को दे रहे हो और महिला के रूप में आपके घर में बहन बेटियां मां सब कुछ है। तो देखिए, मिशन मूवमेंट में इस तरह के उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, बहुत सारी समस्याओं से जूझना भी पड़ता है, कई बार इस तरह के हमले भी हो जाते हैं और कई बार तो ऐसा हुआ है कि आर्थिक तंगियों से बहुत ज्यादा जूझना ही पड़ता है। अभी पिछले दिनों दिल्ली में रोहिणी सेक्टर 7 में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा था, वहां पर मेरा कैमरा, माइक सब कुछ मतलब तोड़ दिया गया, मेरा फोन छीन लिया गया, बैग छीन लिया गया, और उसके बाद पुलिस वाले देखो दिन दहाड़े में तो इतना बड़ा झूठ कि हमने तो कुछ लिया ही नहीं, जबकि वो सारी चीजें रिकॉर्डेड है। अभी कोर्ट में केस भी चल रहा है। फिर सुल्तानपुरी महाकनिष्ठ बौद्ध विहार के सामने एक मनीषा जो वाल्मीकि का प्रकरण चला था, उस समय भी मतलब पुलिस के द्वारा हाथापाई हुई, बहुत ज्यादा मतलब मारपीट भी हुई थी, उस समय भी मतलब मेरा सारा सामान टूटा उठा, समाज से मैंने अपील भी की। लेकिन विडंबना है, मुझे दुख होता है कि जिस समाज के लिए हम आवाज उठाते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे जो सहयोग करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि मतलब पैसे से भी संपन्न है और वो सिर्फ अपने नाम के लिए मंचों पर जाते हैं। 21,000 की पर्ची कटवाई, 51,000 की पर्ची कटवा दी, अपना नाम चमकाने के लिए मंचों पर आएंगे, लेकिन सही रूप में जो समाज में लोग काम कर रहे हैं, जो धरातल पर काम कर रहे हैं, उनको कभी भी वो 10 रुपए देने का प्रयास नहीं करते। तो मैं ऐसे लोगों से अपील करना चाहूंगी, देखिए जो लोग आज आपके लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए आवाज उठा रहे, चाहे वो कोई भी, मैं अपनी बात नहीं करती, आप भी पत्रकार है, पत्रकार के तहत एक पत्रकार, आपको पता है कि कितना खतरा होता है। हम गोदी मीडिया तो है नहीं कि जो हमें दिया गया है, क्योंकि वो खबरें नहीं होती है, मैं आपको बता दूं, वो सिर्फ सूचनाएं होती है जो आपको दी जाती है, सही रूप में खबरें आपको बहुजन मीडिया दिखाता है। तो इस बहुजन मीडिया को भी मजबूत करने के लिए कुछ ना कुछ सहयोग करें, क्योंकि साहब मान्यवर काशीराम जी ने जिस तरह से वो पे बैक टू सोसाइटी का कॉन्सेप्ट दिया, तो उसके तहत अपनी इनकम में से कुछ ना कुछ, ज्यादा नहीं, कुछ ना कुछ अंश मात्रा आप अपने पत्रकारों को भी दें, ताकि उनका भी घर बार चलता रहे।
क्या मैसेज देंगे अंत में आप, जो दर्शक आपको देख रहे हैं, जो महिला भी देख रही है? देखिए, अंत में मैं सिर्फ मैसेज इतना ही दूंगी, क्योंकि आज जो देश का सिनेरियो बना हुआ है, हम देख रहे हैं कि आज धर्म के नाम पर बहुत ज्यादा मारकाट हो रही है, आज हिंदू मुसलमान हो रहा है, लेकिन हम धरातल पर यह भी देख रहे हैं, धरातल पर कोई हिंदू मुसलमान नहीं लड़ रहा है। यह सिर्फ लड़ाई राजनीतिक सत्ता की लड़ाई है और 2024 की तैयारी है। और मैं तो अपने, खासकर अपने बहुजन समाज के लोगों से कहना चाहूंगी, साथियों, इन कर्म कांड पूजा पाठ से निकलिए, क्योंकि धर्म को मजबूत करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आपकी है। और आप अच्छे से जानते हैं कि आज आप कौन सी संस्कृति को मजबूत कर रहे हैं। अगर मजबूत कर रहा है तो आप उस वैज्ञानिक धर्म को मजबूत किए, जिस धर्म को महाकाणिक तथागत बुद्ध ने आपको दिया। इतने संघर्षों के बाद परम पूज्य बाबा साहब ने दिया, और सत्ता के माध्यम से साहब मान्यवर काशीराम जी ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश का नक्शा बदला, तो आप उस तरफ बढ़िए, ना कि आज जो राजनीतिक लोग हैं उनकी मारकाट में। क्योंकि हम देखते हैं कि जो जय श्री राम के नारे लगाने वाले होते हैं, हाथों में तलवार उठाने वाले होते हैं, हथियार उठाने वाले होते हैं, या जिनके ऊपर FIR होती है, वो बच्चे कहीं ना कहीं हमारे बहुजन समाज के बच्चे होते हैं। तो इस तरह के आंदोलनों में अपने बच्चों को भेजना बंद करें, क्योंकि वहां पर सिर्फ आपके बच्चों के अंदर नफरत डाली जाएगी। और अगर सही मायने में आपको अपने बच्चों का विकास चाहिए, तो मैं कहूंगी आप बाबा साहब को पढ़ लेना और अपने बच्चों को पढ़ा देना। आपने सुना, नीलम बौद्ध जी थी, आपने इनको विचार सुना। अगर आप इनके विचार कंटिन्यू सुनेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। आपने अगर इनकी आधी बातें भी अपने जीवन में उतार लें तो निश्चित तौर पर आप जो है, जिस धर्म की बात कर रहे हैं, जिधर मंदिर की बात कर रहे हैं, आप बुद्ध जो है, बुद्ध तथागत बुद्ध के धर्म की तरफ आप प्रस्थान कर लेंगे। और यही एकमात्र है कि आपके जो जीवन में परिवर्तन ला सकता है। और जब तक मिलती है अगली खबर, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए NCR कनेक्ट। नमस्कार।